टेक गुरु बीबी विकास यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो सेशन है वो IS 800 के बारे में है। और दोस्तों, सेशन शुरू करने से आप हमको बता दें कि इस IS 800 में हम इससे पहले 4 सेशन ऑलरेडी आयोजित कर चुके हैं। ये 5वां और आखिरी सेशन है। दोस्तों, बेसिकली जो हमने IS 800 में जो सेशन बनाया है उनमें हमें IS 800 का स्कोप, सेकेंड में मटेरियल और थर्ड में फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन के बारे में डिस्कस किया है। दोस्तों, इन सब टॉपिक के अलावा अगर किसी और टॉपिक पे आप लोगों में किसी को भी ज़रूरत है कि वीडियो बनाने का, तो आप कमेंट में लिखिए, आपका स्वागत है। और हम कोशिश करेंगे कि हम उस पार्टिकुलरली टॉपिक पर वीडियो बना करके आपको लोगों के बीच में हम शेयर करें। दोस्तों, इन शुरू में ही हमने बताया था कि हम स्कोप, मटेरियल और फैब्रिकेशन, इरेक्शन के अलावा हम थोड़ा NX F के बारे में हम चर्चा करेंगे और NX F के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें कनेक्शन दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, NX F कनेक्शन के लिए जनरल रिक्वायरमेंट क्या होता है दोस्तों? तो द रिक्वायरमेंट फॉर द डिजाइन ऑफ स्प्लाइस एंड बीम टू कॉलम कनेक्शन एज वेल एज रिकमेंडेशन फॉर दियर डिजाइन शैल बी गिवन। इसका जनरल है NX F का दोस्तों कि जो भी डिजाइन का रिक्वायरमेंट है, स्प्लाइस, कॉलम, बीम का जो स्प्लाइस कनेक्शन का जो रिक्वायरमेंट है वो नीचे दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। पहले हम बीम स्प्लाइस के बारे में। तो for rolled section beam splice located away from the point of maximum moment, it may be assumed that the flange splice carry all the moment and the wave splice carry all the shear। दोस्तों, क्या होता है कि अगर हम रोल्ड सेक्शन की बात करें तो जो फ्लैंज कनेक्शन हो, जो भी रोल्ड सेक्शन का जो फ्लैंज होता है वो मोमेंट स्प्लाइस कैरी ऑल द मोमेंट एंड वेव स्प्लाइस कैरी, जो फ्लैंज होता है वो मूवमेंट को कंट्रोल करता है और जो सीयर होता है उसको वेव स्प्लाइस कंट्रोल करता है। ठीक है दोस्तों। हाउएवर इन द केस ऑफ डीप गर्डर, अगर डीप गर्डर की बात करते हैं तो द टोटल मोमेंट मे बी डिवाइडेड बिटवीन द फ्लैंज एंड द वेव इन अकॉर्डेंस विद द स्ट्रेट डिस्ट्रीब्यूशन। अगर डीप गटर की बात करते हैं, जो हाईली डेप्थ का गटर है, उसमें क्या होता है कि जो मूवमेंट और स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो दोनों में हो जाता है, फ्लैंज और वेव में होता है। बट अगर रोल्ड सेक्शन के, स्मॉल रोल्ड सेक्शन की बात करें तो उसमें जो फ्लैंज के द्वारा जो होता है वो मोमेंट कंट्रोल होता है और वेव के द्वारा जो होता है वो शियर को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है दोस्तों। द वेव कनेक्शन should then be designed to resist its shear of moment and shear. Even wave splice is designed to carry only shear force. The moment about the centroid of the bolt group on either side of the splice should be designed for moment due to eccentricity। दोस्तों, जो वेव स्प्लाइस की डिजाइन हम किया जाता है, जो वेव में स्प्लाइसिंग होता है, वो स्प्लाइसिंग जो होता है शियर मोमेंट को, वेव तो शियर मोमेंट को रेसिस्ट करता है, बट स्प्लाइसिंग जो स्प्लाइस का डिजाइन उस वे से किया जाता है कि वो उसका वेव मतलब शियर फोर्स को ट्रांसफ़र करे, वन वेव टू दूसरे वेव में ट्रांसफ़र करे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं फ्लैंज ज्वाइंट का। तो फ्लैंज ज्वाइंट शुड भी हमने डिस्कस कर लिया वेव ज्वाइंट के बारे में। अभी फ्लैंज ज्वाइंट के बारे में दोस्तों डिस्कस करते हैं। तो फ्लैंज ज्वाइंट शुड बी प्रेफरली नोट टू बी लोकेटेड एट मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस वेयर स्प्लाइस प्लेट्स आर यूज्ड, जैसा कि फिगर 30 में दिया हुआ है दोस्तों। देयर एरिया शुड नॉट बी लेस देन 5% इन एक्सेस ऑफ द एरिया ऑफ द फ्लैंज एलिमेंट स्प्लाइस्ड and their center of gravity should be coincide as nearly as possible with the element spliced। दोस्तों, जो फ्लैंज स्प्लाइस की अगर बात करते हैं तो फ्लैंज
का जो भी कनेक्शन है और वेव का जो भी कनेक्शन की हम बात करते हैं, तो जो बीम पे लोडिंग पॉइंट होता है कोई बीम पे, तो मैक्सिमम स्ट्रेस एरिया में हम कनेक्शन नहीं करते हैं दोस्तों। की जैसा डिजाइन में कि आपको देखने के लिए भी मिलेगा कि हमने जो भी जनरल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जो भी बर्ड स्प्लाइसिंग करते हैं, वो 1/3 और 2/3 के रेशियो में करते हैं। सपोज अगर हम बात करें दोस्तों 6 मीटर अगर कोई बीम मेरा लंबा है और उन्हें स्प्लाइसिंग करना है, तो हमको एक पार्ट होना चाहिए लगभग 4 मीटर का, दूसरा होना चाहिए 6 मीटर का। दोस्तों जो 1/3 और 2/3 का जो लोकेशन होता है, इस लोकेशन में जो शियर होता है वो मैक्सिमम शियर जो होता है, जो स्ट्रेस होता है वो मिनिमम होता है, मिनिमम स्ट्रेस होता है। और इसीलिए उस पॉइंट लोकेशन को हम लोकेट करते हैं ताकि जो स्प्लाइस है वो मेरे डिजाइन कॉन्फ़िगरेशन, जो भी डिजाइन डाटा है, उसको इफेक्ट ना करें। ठीक है दोस्तों, देयर शैल बी एनफ फास्टेनर ऑन ईच साइड ऑफ स्प्लाइस टू डेवलप द लोड इन द एलिमेंट स्प्लाइस प्लस 5%, बट in number case should be the strength developed be less than 50% of effective strength of the major splice material splice. Whenever possible, wherever possible, in welded construction, flange plates shall be joined by complete penetration butt weld. These butt welds shall develop the full strength of the plate. Whenever the flange width or thickness change at the splice location gradually tension shall be made in the width thickness of larger flange. दोस्तों होता क्या है कि आपको बता दें कि स्प्लाइस का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। आप डिफरेंट डिजाइन में जो भी डिफरेंट डिजाइन अगर की बात करें तो डिफरेंट टाइप का स्प्लाइस दिया रहता है। कहीं स्टैगर्ड स्प्लाइस दिया रहता है कि 1 फ्लैंज टू जो स्टैगर्ड जॉइंट दिया रहता है, जो 1 फ्लैंज टू सेकंड जो फ्लैंज जॉइंट है वो 5 mm मिनिमम स्टैगर्ड होना चाहिए और वेव 45 डिग्री पे होना चाहिए। वेव का जो जॉइंट है वो 45 डिग्री पे होना चाहिए। दोस्तों ये क्या होता है कि जो डिफरेंट क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है और जैसा पार्टिकुलर मेरा जॉब का रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम स्प्लाइसिंग का डिजाइन किया जाता है। सपोज जैसे दोस्तों अगर मोनोरेल की हम बात करते हैं तो मोनोरेल में हम एडिशनल स्प्लाइस प्लेट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो मोनोरेल तो जो होता है वो बीम के फ्लैंज पे ही चलता है। तो बीम के फ्लैंज पे अगर हम स्प्लाइस दे देंगे तो फिर रेल मेरा चलेगा नहीं। तो उस केस में हम अलग टाइप का डिजाइन करते हैं और उसमें दोनों साइड के फ्लैंज को स्टैगर्ड करके फुल स्ट्रेंथ बट ज्वाइंट करते हैं और वेव को 45 डिग्री पर ज्वाइंट करते हैं दोस्तों। तो जैसा मेरा डिजाइन रिक्वायरमेंट है और प्लस दोस्तों जैसा मेरा रिक्वायरमेंट है जॉब लोकेशन पोजीशन का, उसके अकॉर्डिंग हम स्प्लाइस का डिजाइनर द्वारा स्प्लाइस का डिजाइन किया जाता है। बट हमें उसे ध्यान रखना है इतना ही कि मैक्सिमम लोड के कंडीशन जहाँ स्ट्रेस हो वहाँ स्प्लाइस नहीं होना चाहिए। साथ साथ दोस्तों कि जो स्प्लाइस लोकेशन है, अगर फ्लैंज और फ्लैंज का और अगर फ्लैंज हम कनेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर स्प्लाइस लोकेशन है और स्प्लाइस अगर का विड्थ चेंज हो रहा है तो इस डिजाइनर भी उसी अकॉर्डिंग ही फ्लैंज का डिजाइन करता है ताकि शेप चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ही उस लेंथ विड्थ का डिसीजन होता है दोस्तों। जब भी जो भी होता है दोस्तों स्प्लाइस की अगर थिकनेस की बात करें तो व्हाटएवर जो भी एक्चुअल जो फ्लैंज और वेव का थिकनेस होता है उससे जो स्प्लाइस का थिकनेस होता है ज़्यादा होता है। साथ ही साथ दोस्तों अगर स्प्लाइस की ज़रूरत है तो वेव में बहुत साइड यूज होता है और फ्लैंज की अगर बात करें तो 1 साइड भी यूज हो सकता है और बहुत साइड भी यूज हो सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, फिर इमेज देख करके हम डिस्कस करेंगे। When beam splice is located at point of inclination of a continuous beam, the flange splicing requirement given above may be relaxed approximately. चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और ये देखिए कनेक्शन के बारे में। तो देखिए दोस्तों ये जैसा 30 में हमने बात किया वो
डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ था फ्लैंज और वेव स्प्लाइसिंग के बारे में। तो देखिए दोस्तों 30 बी में स्प्लाइस के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, 30 ए और 30 बी, जिसमें देखिए दोस्तों कि क्या है, जो 30 ए है उसमें दो हम फ्लैंज बीम टू बीम कनेक्शन कर रहे हैं, जिसमें दोनों के बीम का डेप्थ है वो सेम है। बट सेकेंड अगर बी की बात करते हैं तो इस केस में दोनों के बीम का डेप्थ अलग अलग है दोस्तों। तो दोनों का जब बीम का डेप्थ अलग है तो आप देख सकते हैं कैसे स्प्लाइस प्लेट इंड कनेक्शन करते हैं, हम बोल्टिंग करते हैं, या फिर जब अगर सेम है तो कैसे करते हैं। बट आप साथ में देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने पहले आपको बताया है कि जो इनसाइड फ्लैंज स्प्लाइसिंग होता है वो ऑप्शनल होता है, आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। बट एक्सटर्नल जो फ्लैंज स्प्लाइसिंग होता है दोस्तों वो ज़रूरी होता है, उससे हमें देना है। बट जो लोड ट्रांसफ़र करने के अकॉर्डिंग करने के लिए जो हमें स्ट्रेंथ चाहिए, थिकनेस चाहिए, उस थिकनेस को जो भी एनालाइज किया जाता है, थिकनेस फ्लैंज और वेव का थिकनेस जो भी बीम है उसके अकॉर्डिंग स्प्लाइस का थिकनेस दिया जाता है दोस्तों। दोस्तों बी में आप देख रहे हैं दोस्तों ये इंड स्प्लाइसिंग है, जो मोमेंट है वर्टिकल फोर्स है और किस डायरेक्शन में जा रहा है। इसमें भी आप देखिए स्प्लाइस प्लेट ऑप्शनल दिया हुआ है, आप यूज भी कर सकते हैं या फिर नहीं यूज कर सकते हैं। होप दोस्तों कि बीम स्प्लाइसिंग के बारे में आप लोग को जनरल कुछ आइडिया ही गया होगा कि कहाँ दे सकते हैं कहाँ नहीं दे सकते हैं। मोरेवर फाइनल तो डिजाइन रिक्वायरमेंट पे ही डिपेंड करता है, बट मैक्सिमम स्ट्रेस एरिया में हम स्प्लाइसिंग नहीं दे सकते हैं। और फ्लैंज और वेव का भी जो भी है स्टैगर्ड कितना होना चाहिए वो डिजाइनर के द्वारा हमें डिटेल मिल जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कॉलम स्प्लाइसिंग की। कॉलम की स्प्लाइसिंग कैसे करेंगे और कहाँ देंगे। कॉलम स्प्लाइस दोस्तों, वेयर द एंड ऑफ कंप्रेशन मेंबर आर फेस्ड फॉर बियरिंग ओवर द होल एरिया, दे शैल बी स्प्लाइस टू होल्ड द कॉन्टैक्ट पार्ट अलाइन। द एंड ऑफ कंप्रेशन मेंबर faced for bearing shall invariable be machine to be ensure perfect contact of surface bearing। दोस्तों जैसा कि आप फिगर नंबर 31 में देख पा रहे हैं कि ये जो स्प्लाइसिंग है वो कॉलम का है। तो दोस्तों कॉलम का स्प्लाइस भी ऐसा डिजाइन किया जाता है कि जो भी पहला तो कोई जो मेन मेंबर है और स्प्लाइस के बीच में दोस्तों पूरा कांटेक्ट होना चाहिए, 100 मैक्सिमम कांटेक्ट होना चाहिए। जैसा पहले भी हम बताया कि एटलीस्ट मोर देन 70% कांटेक्ट होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। लोकली कहीं है तो चलेगा, बट इन कंप्रेशन मेंबर में कहीं भी गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्त। नहीं तो क्या होगा दोस्तों कि जो लोड ट्रांसफ़र है वन मेंबर से दूसरे मेंबर के बीच में वो नहीं हो पाएगा। वेयर सच मेंबर आर नॉट फेस्ड फॉर कंप्लीट बियरिंग, द स्प्लाइस शैल बी डिजाइन टू ट्रांसमिट ऑल द फोर्स टू विच द मेंबर इज सब्जेक्टेड एट स्प्लाइस लोकेशन। जो भी है दोस्तों कि जो मेंबर होता है, स्प्लाइस मेंबर होता है, वो पूर्ण रूप से जो लोड को ट्रांसफ़र करेगा, एक मेंबर से दूसरे मेंबर में ट्रांसफ़र करता है। वेयर एवर पॉसिबल स्प्लाइस शैल बी proportionate and arranged so that centroidal axis of the splice coincide as nearly as possible with centroidal axis of member joint in order to avoid constant eccentricity, but where eccentricity is present in the joint the resulting stress considered eccentricity shall be provided for। दोस्तों साथ जो कॉन्सेंट्रिसिटी इसेंट्रिसिटी की बात करते हैं दोस्तों, कॉन्सेंट्रिसिटी और इसेंट्रिसिटी, तो हमें जो स्प्लाइसिंग करते हैं दोस्तों उसमें कॉन्सेंट्रिसिटी और सेंट्रोइडल एक्सिस को हमें कंसीडर करना है, उसको देखना है, देख करके ही हमें स्प्लाइस को लगाना है, मार्किंग करना है। अदरवाइज दोस्तों अगर स्प्लाइस का सेंटर लाइन दोनों मेंबर का शिफ्ट हो गया, उस केस में जो स्ट्रेंथ, जो लोड ट्रांसफ़र करने का कैपेसिटी जो स्प्लाइस का वो चेंज हो जाएगा। उस केस में जो मेरा मेंबर है वो कोलैप्स्ड हो सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, इफ कॉलम फ्लैंज इज सब्जेक्टेड टू सिग्निफिकेंट टेंशन और इफ द फेस आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर बियरिंग
और if full continuity is required without slip only HSFG bolt shall be used। दोस्तों क्या है कि दो तरह का, एक बोल्टेड स्प्लाइस हो गया दोस्तों, और दूसरा क्या होता है वेल्डेड स्प्लाइस। तो जो मेरा रिक्वायरमेंट है, अगर हमें फेस टू फेस कांटेक्ट करना है, लोड कैसे ट्रांसफ़र करना है, जो डिज़ाइन का ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हमें डिजाइनर डिसाइड करता है कि आइदर हमें बोल्टिंग स्प्लाइसिंग करना है या फिर वेल्डेड स्प्लाइसिंग करना है। उसके अकॉर्डिंग हमें थिकनेस का भी हम कंसीडर करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बीम टू कॉलम कनेक्शन के बारे में। दोस्तों क्या है कि जो बीम टू कॉलम का जो कनेक्शन होता है वो डिफरेंट टाइप का कनेक्शन होता है। आइदर वो डबल वेब क्लीट से होता है, सिंगल वेब क्लीट से होता है, या फिर टॉप एंड बॉटम दो सीटिंग क्लीट से होता है, या फिर टॉप एंड सीट एंगल विदाउट डबल वेब क्लीट भी होता है। तो दोस्तों आइदर वो क्लीट से है, वेब में क्लीट रहता है उससे कनेक्ट होता है, वन साइड रहेगा या बोथ साइड रहेगा, या फिर सीटिंग करेंग क्लीट भी रहेगा और वेब क्लीट भी रहेगा, या फिर ओनली सीटिंग क्लीट रहेगा, वेब क्लीट नहीं रहेगा, ऊपर और नीचे सीटिंग क्लीट रहेगा और वेब क्लीट नहीं। या फिर दोस्तों ऐसा भी होता है कि इसमें सिर्फ उसको ब्रैकेट दिया हुआ है, रेस्टिंग ब्रैकेट दिया हुआ है और वेब क्लीट का कनेक्शन दिया है। इसमें दोस्तों ऊपर नीचे दोनों दिखाया हुआ है जो सीटिंग क्लीट का, बट मेन टाइम कहीं ऐसा होता है कि सिर्फ बॉटम में है वेब क्लीट का भी कनेक्शन है, तो ऐसा भी डिजाइन दिया रहता है दोस्तों। तो ये जो होता है वो सिंपल कनेक्शन है दोस्तों। दोस्तों क्या होता है सिंपल कनेक्शन? द सिंपल कनेक्शन आर एज्यूम टू बी ट्रांसफर ओनली शियर at some nominal eccentricity and typically used in a frame up to about 5 storage height where strength rather than significant govern the design। दोस्तों ये जो सिंपल कनेक्शन है वो शियर लोड ट्रांसफ़र करने के लिए हमको यूज किया जाता है, और ये यूज वहीं किया जाता है अप टू 5 स्टोरेज बिल्डिंग तक के हम इसको यूज करते हैं। अगर उसके ऊपर यूज करना है तो उसके ऊपर का अलग टाइप का कनेक्शन किया जाता है। In such frame separator, lateral load resisting system is to be provided in the form of bracing or shear wall। The connection shown in figure जैसा देख रहे हैं 32A, B, C, D can be assumed as simple connection in frame analysis and need to be checked only for the transfer of shear from beam to column। दोस्तों ये जो कनेक्शन है सिंपल कनेक्शन है, और किसके लिए यूज होता है दोस्तों? जो ट्रांसफ़र करने के लिए शियर, ओनली शियर ट्रांसफ़र होता है वन कॉलम से बीम के। बट हमें इस टाइप के कनेक्शन में लैटरली जो लोड ट्रांसफ़र करने के लिए सेपरेटली हमें ब्रेसिंग का डिजाइन करना। अगर ब्रेसिंग मेंबर लगा हुआ है सेपरेटली तो उस केस में हम इस टाइप का ही कनेक्शन यूज करते हैं, जिसमें ब्रेसिंग यूज करेगा दोस्तों, जो कि जो सेपरेट जो लैटरल लोड है लोड को ब्रेसिंग ट्रांसफ़र करेगा ब्रेसिंग टू बीम में, और एक कनेक्शन ट्रांसफर करेगा शियर को और ब्रेसिंग ट्रांसफर करेगा लैटरल को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बीम टू कॉलम कनेक्शन, रिजिड कनेक्शन के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों देखिए क्या होता है रिजिड कनेक्शन। इन हाई रेज एंड slender structure stiffness requirement may be warrant the use of rigid connection। अगर कुछ हाई रेज है, स्टिफन रिक्वायरमेंट है दोस्तों, हाई रेज बिल्डिंग है, तो उसमें हमें रिजिड फिक्स्ड कनेक्शन की ज़रूरत होती है। रिजिड कनेक्शन ट्रांसफर सिग्निफिकेंट मोमेंट टू द कॉलम एंड assumed to be undergo negligible deformation at the joint। These are necessary in way frame for suitable and also contribute the resisting lateral load as shown in figure 32E F G। ठीक है दोस्तों, H can be assumed a rigid connection in a frame analysis to need to be checked for both shear and moment transfer from beam to column। Fully welded connection can be also considered a rigid beam to कनेक्शन। दोस्तों जैसा कि इसमें रिजिड कनेक्शन होता है दोस्तों, जैसा लास्ट हमने सिंपल कनेक्शन में हुआ कि बीम सिर्फ मोमेंट ट्रांसफर करेगा, जो लेटरल लोड होगा वो ट्रांसफर होगा ब्रेसिंग के। लेकिन इस टाइप के कनेक्शन में जो दोस्तों कॉलम से जो लेटरल लोड है और मोमेंट है, शियर और मोमेंट दोनों ट्रांसफर होता है
कॉलम के बीच में, और ये जो कनेक्शन होता है आइदर फुली वेल्डेड और फुली वेल्डेड होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं 32E, इंड प्लेट विदाउट कॉलम स्टिफनर, इसमें एक स्टिफनर नहीं लगा हुआ है, इसमें स्टिफनर यहाँ होना चाहिए, वो नहीं है। नेक्स्ट इंड प्लेट विथ कॉलम स्टिफनर, जहाँ कॉलम में देखिए 2 प्लेट लगा हुआ है। 32G में टी स्टब, इसमें क्या है फुल ट्रांसफर, और टॉप और बॉटम में मोमेंट प्लेट लगा हुआ है इसके बीम के। और 32H में देखिए तो हेडर प्लेट कनेक्शन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं सेमी रिजिड कनेक्शन के बारे में। सेमी रिजिड कनेक्शन फॉल बिटवीन द 2 टाइप मेंशन्ड अबव, सिंपल कनेक्शन और रिजिड कनेक्शन के बीच में एक और जो मेंबर है, एक और जो कनेक्शन आता है, कनेक्शन का टाइप आता है, उसको बोलते हैं हम दोस्तों सेमी रिजिड कनेक्शन। दोस्तों देखते हैं सेमी रिजिड कनेक्शन क्या होता है। तो द फैक्ट इज द सिंपल कनेक्शन डू हैव सम डिग्री ऑफ रोटेशनल रिजिडिटी एज इन द सेमी रिजिड कनेक्शन। सिमिलरली rigid connection do experience some degree of joint deformation, and this can be utilized to reduce the joint design moment. The moment rotation relationship with connection have to be determined based on experiment conducted for the specific design or based on the relationship derived from test present in the specialist literature. The simplest method of analyze will be analyze the connection as an equivalent rotational spring with either or Bernal non-linear moment rotation characteristic. The classification proposed by have come with the Ferro model can be used in conventional of semi-rigid connection. दोस्तों है क्या कि जो दोनों के बीच में कनेक्शन है, जैसे मैंने बताया कि रिजिड भी, सिंपल भी ना हो और रिजिड भी ना हो, ये दोनों के बीच का जो कनेक्शन होता है उसको सेमी रिजिड कनेक्शन बोलते हैं। इस कनेक्शन में दोस्तों क्या होता है, जो पार्शियली जो लोड ट्रांसफ़र होता है वो कॉलम से बीम के द्वारा में के बीच में लैटरली भी होता है और मोमेंट भी होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम कॉलम बेस के बारे में। तो कॉलम बेस होता है क्या है तो दोस्तों, कॉलम बेस ऑफ द ज्वाइंट बिटवीन द बेस प्लेट एंड द फाउंडेशन। कॉलम बेस भी दोस्तों एक ज्वाइंट ही होता है, जो कहाँ होता है दोस्तों, कॉलम के बॉटम पार्ट और फाउंडेशन के बीच में। The base plate shall be determined taking account of the material properties and dimension of both the grout, and the column shall be provided with base plate capable to concrete foundation. Distribution the compressive force in the down compressed part of the column over bearing area such that the F 5.2 holding down bolt anchor bearing pressure on foundation does not exceed F। दोस्तों क्या है कि कॉलम बेस प्लेट का जो डिजाइन होता है, अगर उसकी बात करते हैं तो कॉलम बेस प्लेट का साइज, थिकनेस इस तरीका से होना चाहिए कि जो इतना होना चाहिए कि जो कॉलम का टोटल लोड, या कोई बिल्डिंग में अगर यूज हो रहा है उस बिल्डिंग पे आने के कॉलम में आने वाला जो पूरा का पूरा लोड है वो पूर्ण रूप से बेस प्लेट हो करके फाउंडेशन में ट्रांसफ़र हो जाए। बेस प्लेट हो करके फाउंडेशन में ट्रांसफ़र हो जाए और बेस प्लेट के साथ जो फाउंडेशन में वो होल्डिंग जो एंकर बोल्ट है उसके को भी कवर करे, मतलब पूरा होल्ड करे। वो जो प्लेट का ऐसा डिजाइन होना चाहिए कि वो पूरे ऊपर के लोड को बिल्डिंग के लोड को जो को एंकर बोल्ट और फाउंडेशन में जहाँ फाउंडेशन से जहाँ फिक्स किया हुआ है, ग्राउट किया हुआ है, उससे होकर के पूरा लोड को ट्रांसफ़र कर दे
जो भी लोड ट्रांसफर होल्डिंग डाउन बोल्ट शैल बी प्रोवाइड इफ द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द पॉइंट द डिजाइन स्ट्रेंथ नेसेसरी टू रेसिस्ट द इफेक्ट ऑफ द डिजाइन लोड दे शैल बी डिजाइन टू रेसिस्ट टेंशन ड्यू टू अपलिफ्ट फोर्स एंड टेंशन ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट एज। दोस्तों ऐसा होना चाहिए कि पूरे लोड को आइदर बेंडिंग हो, स्ट्रेस हो, शियर हो, वर्टिकल लोड हो, हर लोड को वो कॉलम से लेकर के बॉटम में ट्रांसफ़र कर दे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। व्हेन कैलकुलेटिंग द टेंशन फोर्स ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट द लेबर आर्म्स शुड नॉट बी टेकन एज मोर देन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रॉयड ऑफ द बेयरिंग एरिया on the compression side and the centroid of the bolt group on the tension side, taking the tolerance on the position of holding down bolt into account। दोस्तों अगर कैलकुलेट करते हैं लोड की बारे में बात करते हैं, जैसा कि दिया हुआ है उसमें जो लेटरल लोड है और सेंट्रोइडल लोड है, उन दोनों को कंपेरिजन करके उसको जो मिक्स करके जो कैलकुलेशन होता है उस बेस पर हम उसके अकॉर्डिंगली हम बेस का जो एंकर बोल्ट का क्वांटिटी होता है वो डिसाइड करते हैं और बेस प्लेट का साइज डिसाइड करते हैं। होल्डिंग डाउन बोल्ट शैल आइदर द एंकर्ड इनटू द फाउंडेशन बाय ए हुक और बाय ए वाशर प्लेट और बाय सम अदर एप्रोप्रिएट लोड डिस्ट्रीब्यूशन मेंबर एम्बेडेड इन द कंक्रीट। दोस्तों जो बेस प्लेट होता है वो आइदर एंकर प्लेट या फिर अदर मीन्स बाई अदर मीन्स जो भी डिजाइन किया जाता है कि इस लोड को पार्टिकुलर एक कॉलम में बेस जो है वो किस वे से ट्रांसफ़र किया करेगा, पूरे लोड को डिस्ट्रीब्यूट करके वो अंदर फाउंडेशन में ट्रांसफ़र करेगा। इफ़ नो स्पेशल एलिमेंट फॉर रेसिस्टिंग द शियर फोर्स आर प्रोवाइडेड सच एज ब्लॉक और बार शियर कनेक्टर, इट शैल बी डेमोन्स्ट्रेट सेट सफिशिएंट रेसिस्टेंस टू ट्रांसफर द शियर फोर्स बिटवीन कॉलम एंड फाउंडेशन इज प्रोवाइडेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग: frictional resistance to the joint between base plate and foundation, shear resistance of the holding down bolt, shear resistance of surrounding part of the foundation, shear and bearing resistance of the shear key plate welded to the base plate and the embedded and pedestal फाउंडेशन। दोस्तों होता क्या है कि जैसे हम लोड की बात कर रहे थे, जैसे बात किए जो भी शियर लोड और जो भी उसमें जो शियर लोड है, शियर कनेक्टर है, शियर लोड है या फिर जो वर्टिकल कॉलम का मोमेंट लोड है, जो भी कॉलम का मोमेंट, तो वो किस वे से उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है। दोस्तों समहाउ किस कॉलम में फाउंडेशन में ट्रांसफ़र बाई एंकर के बोल्ट के थ्रू किया होता है, और साथ साथ किसी कॉलम में आपने देखा होगा कि किसी कॉलम में कोई सी के कॉलम का जो प्लेट होता है, बेस होता है, वो पूरा फ्लैट होता है, और किसी का कॉलम का जो दोस्तों बेस होता है वो उसमें शियर की लाता है। शियर की डेट नोट मीन शियर की का बोलता है, कोई लोग बोलता है ऐसा कोई मीनिंग नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। शियर की जो होता है वो बेंडिंग मोमेंट और जो शियर लोड है उसको ट्रांसफ़र करता है, फाउंडेशन के अंदर ट्रांसफ़र करता है। दोस्तों हमने अभी डिस्कस किया है नेक्स्ट एफ में बीम स्प्लाइस, कॉलम स्प्लाइस, बीम टू कॉलम स्प्लाइस, रिजिड कनेक्शन, सेमी रिजिड कनेक्शन और सिंपल कनेक्शन के बारे में। होप आप लोग को कुछ आइडिया आ गया होगा इस सब के बारे में। दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि ये सेशन का, ये IS 800 का ये आखिरी सेशन हम बना रहे हैं। अगर इसके अलावा दोस्तों अगर कोई ज़रूरत है, किसी भी टॉपिक पर आपको ज़रूरत है IS 800 में, तो डिस्क्राइब एक्सप्लेनेशन का, तो आप ज़रूर लिखिए हमें कमेंट बॉक्स में, और हम उस पर वीडियो बना करके आप लोग के बीच में शेयर करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों ओके, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।